नमस्कार छात्रों, आज हम बात करेंगे भारत के प्रायद्वीपीय पठार की। पिछले कक्षा में हमने उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का मैदान और उत्तर का या कह सकते हैं कि थार का मरुस्थल के बारे में हमने अध्ययन किया था। अब आइए आज हम भारत के पठार के बारे में बात करेंगे, प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जानने से पहले जान लेते हैं कि ये क्यों प्रायद्वीप कहा जाता है, प्रायद्वीप का क्या तात्पर्य होता है, तो और पठार क्या होता है। तो आप देखेंगे कि पेनिनसुलर प्रायद्वीप का अर्थ होता है कि वह क्षेत्र जो या वह भूखंड जो तीन ओर से जल राशि या समुद्र से घिरा होता है, उसे प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि भूभाग वह भूभाग जो तीन ओर से जल से घिरा होता है, वह क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। और प्लेटू क्या होता है? वह भूभाग, प्लेटू होता है वह भूभाग जो मैदान की अपेक्षा समुद्र से उसकी ऊंचाई अधिक होती है और पर्वतों की अपेक्षा कम होती है, तथा जिनका ऊपरी धरातल चोटी ना होके एक मैक्सिमम धरातल उसका सपाट होता है, समतल की तरह होता है, लेकिन मैदान की अपेक्षा कम समतल होता है, वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है पठार, प्लेट्यू। वह भूभाग क्या कहलाता है? प्लेट्यू कहलाता है, पठार कहलाता है। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं। आप यह देखेंगे, ये वाला जो क्षेत्र है हमारा प्रायद्वीपीय पठार, ये प्रायद्वीप है। इधर आपका बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। इधर आपका अरब सागर है, अरब सागर। और ये आपका इधर हिंद महासागर है। यह तीन तरफ से घिरा हुआ क्षेत्र है जिसे प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। और यह समुद्र तटीय मैदानों की अपेक्षा जो इसकी ऊंचाई अधिक है, इसलिए इसको पठारी क्षेत्र भी बोला जाता है। तो हम लोगों ने अब तक किन किन क्षेत्रों की बात की थी या कौन कौन से भूभाग, एक बार दोबारा हम लोग इसको रिकॉल कर लेते हैं। तो आप देखेंगे हमने पढ़ाया था कि इसका उत्तर का मैदानी क्षेत्र जो है के ऊपर जो है सबसे पहले उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र मिलता है, जिसे हिमालय या ट्रांस हिमालय का क्षेत्र और साथ ही इधर पूर्वोत्तर हिमालय का क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद हम लोगों ने अध्ययन किया था उत्तर के मैदान की। तो उत्तर का मैदान आपका ये वाला क्षेत्र था, जिसमें ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु के मैदान के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। इसके बाद हम लोगों ने अध्ययन किया था थार के मरुस्थल के बारे में। किसके बारे में? थार के मरुस्थल के बारे में। और तीसरी इकाई हम लोग प्रायद्वीपीय पठार के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रायद्वीपीय पठार को भारत के सबसे बड़े भूभाग के रूप में भी जाना जाता है। ये वाला क्षेत्र जो है, संपूर्ण ये वाला जो क्षेत्र है, ये प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। ये वाला क्षेत्र जो है आपका प्रायद्वीपीय पठार है। और इसका कुछ भाग यहाँ भी मिलता है। ठीक है, तो हम इस क्षेत्र की बात करेंगे। बाकी ये आपका तटवर्तीय मैदान है। तो यहाँ तक इसकी स्पष्ट हो गई होगी कि कौन कौन से भूभाग हमारे भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बात करते हैं। प्रायद्वीपीय पठार जो है, यह इसका प्रथम खंड देखेंगे, जो प्रथम विशेषता इसकी कि यह प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। और दूसरी विशेषता इसकी यह है
कि यह भूखंड भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है। कौन सा भूखंड है? सबसे प्राचीन भूखंड है। सबसे प्राचीन भूखंड है क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि गोंडवाना पार्ट जो है पैंजिया का और सर्वप्रथम पैंजिया ही माना जाता है, जिससे प्राचीन भूखंड था। उसी का एक भाग है गोंडवाना और उसी का एक भाग है हमारा प्रायद्वीपीय पठार। यह पठार जो है हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं। यह पठार 16 लाख वर्ग किमी में फैला है। 16 लाख वर्ग किमी में फैला है। इस तरह क्या है कि यह जो है भारत का सबसे बड़ा भूभाग है। क्या है? सबसे बड़ा भूभाग है। इसके अलावा यह पठार जो है, यह प्रायद्वीपीय पठार भारत के 48% भूभाग पर फैला है। ठीक है, 48% भूभाग पर फैला है। इतनी बातें स्पष्ट हुई आप लोगों को? और आगे प्रायद्वीपीय पठार की लंबाई जो है, प्रायद्वीपीय पठार की लंबाई आप देखेंगे, अगर इस नक्शे पे देखते हैं तो आप प्रायद्वीपीय पठार की लंबाई तो यहां से लेकर के यहां तक इसकी लंबाई है और यहां से लेकर के यहां तक इसकी चौड़ाई है। तो प्रायद्वीपीय पठार की जो लंबाई मानी जाती है ये है आपकी 1700, कहीं कहीं क्या दिया है 1700 किलोमीटर या 1600 किलोमीटर भी दिया गया है। कितना है? 1600 किलोमीटर भी दिया गया। और इसकी चौड़ाई जो है पूर्व से पश्चिम, इसकी चौड़ाई जो है वो 1400 किलोमीटर दिया गया है। ठीक है, 1400 किलोमीटर इसकी पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कहीं कहीं पे 1600 किलोमीटर और कहीं कहीं पे 1700 किलोमीटर दिया गया है। इसके अलावा इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है, औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर, 600 से 900 मीटर मानी गई है। और एक चीज और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इस प्रायद्वीपीय पठार का सबसे उत्तरतम बिंदु जो है वो रायसीना हिल्स है। रायसीना की पहाड़ियों पर ही आपका राष्ट्रपति भवन है। और राष्ट्रपति भवन कहाँ है? राष्ट्रपति भवन आपका दिल्ली में है। तो एक तरह से दिल्ली भी जो है इस पठार का अंतिम क्षेत्र है। इसको रायसीना हिल्स को दिल्ली रिज भी कहा जाता है। कौन सा रिज? दिल्ली रिज या दिल्ली की पहाड़ियां भी कहा जाता है। ये आपका सबसे उत्तरतम है सिरा है प्रायद्वीपीय पठार का। और इसका दक्षिणतम सिरा है जिसे इलायची की पहाड़ियां, इसका दक्षिणतम सिरा है जिसे कार्डमम की पहाड़ियां बोला जाता है। और इसका पूर्वोत्तम सिरा जो माना जाता है वो है आपकी राजमहल की पहाड़ियां। राजमहल की पहाड़ियां पड़ती कहाँ है? राजमहल की पहाड़ियां आपके झारखंड और बिहार के बॉर्डर पे पड़ती है। कहाँ पे? झारखंड और बिहार के बॉर्डर पे। लेकिन यहाँ एक चीज और देखने लायक है, अगर आपके क्वेश्चन में, क्योंकि बोला जाता है कि शिलांग का पठार जो है ये भी आपके प्रायद्वीपीय भूखंड का हिस्सा है। लेकिन ये क्या है? यह मालदा गैप से अलग हो गया है गंगा के कारण।
तो अगर आपका राजमहल पहाड़ियां न दे करके अगर ये खास गारो खासी जयंतियां यहाँ 3 पहाड़ियां पड़ती हैं, अगर इनको दे दे क्वेश्चन में, आप गारो यहाँ पड़ती है, खासी यहाँ पड़ती है, जयंतियां, और जयंतियां अगर दिया है तो आप जयंतियां मारेंगे आंसर। अगर गारो दिया है तो गारो मारेंगे। अगर ये तीनों नहीं दिया हुआ है और राजमहल दिया हुआ ऑप्शन में, तो आप राजमहल मारेंगे। और एक तरह से आप एक क्वेश्चन और भी बन सकता है यहाँ पे कि मुख्य पठार में सबसे पूर्वोत्तम हिस्सा कौन सा है, तो वास्तव में राजमहल की पहाड़ियां इसका पूर्वोत्तम हिस्सा है। यहाँ ये बात स्पष्ट हुई। चलिए आगे इधर देखते हैं। पश्चिम में आपका सबसे पश्चिमोत्तर बिंदु है किसका, प्रायद्वीपीय पठार का। ये है गिर पहाड़ियां, गुजरात में पड़ती हैं, गुजरात में पड़ती हैं गिर पहाड़ियां, गुजरात। और आपकी इलायची की पहाड़ियां जो है तमिलनाडु और केरल में पड़ती है। तो इतना स्पष्ट होने के बाद अब आइए चलते हैं इस पठार को जो है नर्मदा नदी जो है, आप देखेंगे यहाँ पे नर्मदा नदी जो है इसको 2 भागों में विभाजित करती है। प्रायद्वीपीय पठार को नर्मदा नदी 2 भागों में विभाजित करती है। इसके उत्तर की, नर्मदा के उत्तर की पठार को कौन सी मध्य उच्च भूमि कहते हैं, और नीचे के पठार को दक्कन का पठार बोला जाता है, दक्कन का पठार बोला जाता है। तो अगर क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन सी नदी जो है भारत के पठार को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है, तो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है मध्य उच्च भूमि उत्तर में और दक्षिण में दक्कन के पठार के रूप में विभाजित करती है। हम लोग इसका अध्ययन जो है दो बिंदुओं को लेकर चलेंगे, जो मुख्य बिंदु है प्रायद्वीपीय पठार के, जिससे कि हमारे अध्ययन में आसानी और क्रमबद्ध समझ भी बन जाएगी। तो पहला इसका बिंदु है जिसमें हम पहाड़ियों को लेकर चलेंगे। किसको, पहाड़ियों को लेकर, जो प्रायद्वीपीय पठार पर चलती है। और दूसरा बिंदु हमारा है पठार, इसमें कुछ पठार पाए जाते हैं, उनकी बात करेंगे। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे कुछ पहाड़ियों की बात कर लेंगे, जिनको हम पहले यहाँ पे दर्शा देते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है जो प्रायद्वीपीय पठार पे ही है। इसको अरावली पर्वतमाला बोलते हैं, अरावली। ठीक है, यहीं पे दिल्ली रीजन राजसीना हिल्स है। इसके बाद यहाँ पे एक पहाड़ी पड़ती है, इसको गिर बोला जाता है, गिर पहाड़ी। और यहीं पे एक और पहाड़ी है जिसको विंध्याचल कहा जाता है। ठीक है, और यहीं पे एक और पहाड़ी है जिसको सतपुड़ा कहा जाता है, सतपुड़ा। और इसके नीचे आपकी छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, जिनमें आपका हरिश्चंद्र। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे पारसनाथ पहाड़ी है। और यहाँ पे आप जानते ही हैं, बताया गया था कि यहाँ पे गारो खासी जयंतिया जो है शिलांग के पठार पे पाई जाती है। ठीक है, और इसके अलावा इधर आपको नीलगिरी पहाड़ियां मिलेंगी। तो इनका अध्ययन हम लोग जो है क्रमबद्ध करते हैं। तो पहला है आपका अरावली, दूसरा है विंध्याचल, तीसरा है आपका सतपुड़ा, चौथा आपका क्षेत्र है जिसमें हम गाविलगढ़ और अन्य पहाड़ी बात करेंगे। फिर हरिश्चंद्र की बात करेंगे। इसके बाद हम लोग पश्चिमी घाट की बात करेंगे, और यहीं पे दक्षिणी घाट और पूर्वी घाट की भी बात करेंगे। अरावली पहाड़ियां,
आप जानते हैं कि अरावली पहाड़ी की आकृति लगभग ऐसे है, ठीक है। तो अरावली की पहाड़ी जो है इसका सबसे, यह अरावली की पहाड़ी जो है यह गुजरात से दिल्ली तक, कहां तक, दिल्ली तक फैली हुई है, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है, ये आपका गुजरात, ये वाला एरिया गुजरात में पड़ता है और ये है आपका दिल्ली, गुजरात से दिल्ली तक फैली है। और इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई जो है वो 692 किमी है। कितना है, 692 किमी। और इसकी औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई, इसकी औसत ऊंचाई जो मानी जाती है वो है 930 मीटर। 930 मीटर जो है अरावली की औसत ऊंचाई है। और इसका गुजरात में जो अंतिम बिंदु है उसको पालनपुर, यहाँ पे पड़ता है गुजरात, पालनपुर इसका गुजरात का बिंदु है। और इधर दिल्ली का अंतिम बिंदु है रायसीना हिल्स, ठीक है, रायसीना हिल्स। रायसीना हिल्स जो है इसका अंतिम बिंदु। साथ ही इसका एक और फैक्ट पूछा जाता है कि इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है, कौन सा शिखर, सर्वोच्च चोटी। तो सर्वोच्च चोटी आप लोगों को पता ही होगा, इसकी सर्वोच्च चोटी यहाँ पे पड़ती है जिसका नाम है गुरु शिखर। कौन सा शिखर, गुरु शिखर, इसको गुरु शिखर बोलते हैं, वो सर्वोच्च चोटी है। यहीं पे आपका एक हिल स्टेशन पड़ता है जिसका नाम है माउंट आबू, माउंट आबू। गुरु शिखर की ऊंचाई जो है लगभग 1722 मीटर है, ठीक है, जो इसका सर्वोच्च शिखर। और यहीं पे जो है इसी चोटी पे दिलवाड़ा जैन मंदिर पड़ता है। कौन सा मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर, यहीं पे दिलवाड़ा जैन मंदिर पड़ता है। तो ये अरावली श्रेणी, अरावली श्रेणी जो है यह भारत का सबसे प्राचीन अपशिष्ट, सबसे प्राचीन अपशिष्ट पर्वत है, ठीक है, सबसे प्राचीन अपशिष्ट पर्वत है यह क्षेत्र अरावली का। अब आगे हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे विंध्याचल श्रेणी की। विंध्याचल श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी जो है वो गुजरात से, कहां से, गुजरात से लेकर के बिहार तक, गुजरात से लेकर के बिहार तक फैली हुई है। और विंध्याचल श्रेणी की औसत ऊंचाई, विंध्याचल श्रेणी की औसत ऊंचाई जो है वो 552, कितना है, 552 ना करके सॉरी 752, 752 मीटर इसकी ऊंचाई पाई जाती है, ठीक है। लेकिन यह कई श्रेणियों में विभक्त है। तो इसको तो बोलते हैं विंध्याचल, विंध्याचल। और यहीं पे एक और श्रेणी है जिसको बोला जाता है, जो विंध्याचल के भाग है इसको बोलते हैं भारनेर या भांडेर श्रेणी, ठीक है, भारनेर या भांडेर। और इसी का अगला पार्ट है जिसको बिहार के आसपास कैमूर बोला जाता है, ठीक है, कैमूर। और इसी का अगला पार्ट आ जाता है जो झारखंड में पड़ता है, इसको पारसनाथ श्रेणी बोलते हैं। और विंध्याचल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है जो भारनेर पे मिलती है, कहां पे, भारनेर पे। इस चोटी को कालूनर या गुडविल या सद्भावना, इन 3 नामों से जाना जाता है, ठीक है। यह यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है।
और यहीं पे एक नदी भी निकलती है, जिसको आप देखेंगे यहाँ से एक नदी निकलती है कैमूर और पार्शनाथ को अलग करते हुए, जिसको बोला जाता है सोन नदी। सोन, ये हो गया आपका विंध्याचल। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सतपुड़ा श्रेणी की, जो विंध्याचल से नीचे पड़ती है। सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी की स्थिति यहाँ पर है, ये है, आप छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में जो है सतपुड़ा श्रेणी है। आपको इधर इसके दक्षिण में ताप्ती नदी मिलेगी, और इसके उत्तर में जो है नर्मदा नदी मिलती है। ठीक है, नर्मदा नदी मिलती है। तो आइए बात करते हैं सतपुड़ा श्रेणी की। सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी का जो है सबसे उत्तरतम क्षेत्र इसका यहाँ पे पड़ता है, और उत्तरतम का है सॉरी पश्चिम वाला क्षेत्र, इसको बोलते हैं गिर पहाड़ी। ठीक है, गिर पहाड़ी। गिर पहाड़ी के बाद यहाँ पे पड़ती है आपका आगे, यहाँ पे इस वाले क्षेत्र पे इसको बोलते हैं राजपीपला, और यहीं पे आगे एक और पहाड़ी पड़ती है जिसको बोला जाता है गाविल। कौन सा? गाविल गढ़ पहाड़ी, गाविल गढ़ पहाड़ी बोला जाता है। और इसके बाद यहीं पे एक पहाड़ी और मिलती है जिसको महादेव पहाड़ी बोला जाता है, और यहाँ पे एक पहाड़ी मिलती है, इसको बोला जाता है मैकाल पहाड़ी। तो एक चीज आप लोग देखेंगे कि गिर पहाड़ी, गाविलगढ़ पहाड़ी और मैकाल पहाड़ी, तो ये गिर पहाड़ी आपकी पड़ती है गुजरात में। ठीक है, उसके बाद आपकी राजपीपला पहाड़ी और गाविलगढ़ पहाड़ी, ये दोनों पहाड़ियां पड़ती है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश में। और इसके अलावा आपकी जो यहाँ पे जो महादेव पहाड़ी पड़ती है, ये भी आपकी मध्य प्रदेश में ही पड़ती है। और इसी पे एक सबसे ऊंची चोटी जो है इस श्रेणी पाई जाती है, जिसको धूपगढ़ क्या बोला जाता है? धूपगढ़ चोटी। यह जो है धूपगढ़ चोटी इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1350 मीटर है। इसके अलावा यहाँ मैकाल श्रेणी पर भी एक चोटी पाई जाती है, जो इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, इसको बोलते हैं अमरकंटक। क्या? अमरकंटक चोटी। अमरकंटक चोटी से ही सोन रिवर निकलती है, जो बिहार में जाके पटना के आसपास गंगा से मिल जाती है। और यहीं का हिल स्टेशन है महादेव पहाड़ी पे ही, जिसको बोला जाता है, कौन सा हिल स्टेशन है? पंचमढ़ी हिल स्टेशन। पंचमढ़ी हिल स्टेशन जो है महादेव पहाड़ी पर, सतपुड़ा रेंज के महादेव पहाड़ी पर ही स्थित है। समाप्त हो गई। और इसके बाद हम अध्ययन करते हैं इसके नीचे, ताप्ती के नीचे पहाड़ी पर ताप्ती की बात कर लेते। ताप्ती जो यहाँ बैतूल का पठार है। किसका पठार है? बैतूल के पठार से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। और इसके नीचे कुछ पहाड़ियां छोटी छोटी पाई जाती है महाराष्ट्र में, इसके हरीशचंद्र पहाड़ी बोलते हैं, हरीशचंद्र पहाड़ी। और इसी के आगे आपकी सतमाला रेंज, कौन सी रेंज? सतमाला पहाड़ी पड़ती है। और आगे इसके अजंता पहाड़ियां भी पड़ती हैं, जहां अजंता वगैरह की गुफाएं पाई जाती हैं। इसके आगे हम बात करेंगे आपकी पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट की अगर बात करें तो पश्चिमी घाट आपकी स्थिति अगर देखी जाए तो ये यहाँ से लेकर के गुजरात वाले पार्ट से लेकर के ये यहाँ तक पश्चिमी घाट पाया जाता है। कहाँ तक? नीलगिरी तक। पश्चिमी घाट का आपका ये क्षेत्र जो है नीलगिरी की पहाड़ी, और ये आपका गुजरात में है, जो आप ताप्ती नदी से देखेंगे, ताप्ती नदी के आसपास जो है
पड़ता है, वहां से शुरू होकर यहाँ तक है। और इसकी लंबाई हम लोगों ने पहले बता दी थी कि 1600 किमी में फैला हुआ है। साथ ही यह कौन कौन से राज्यों में देख लेते हैं। यह गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर आपका कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु। इन राज्यों में यह विस्तृत है। कौन सा? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो एक लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसकी औसत ऊंचाई जो है 900 से 1200 मीटर। कितनी औसत ऊंचाई है? 900 से 1200 मीटर पाई जाती है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे एक चीज कि यहाँ पे महाराष्ट्र वाले रीजन में एक श्रेणी पाई जाती है जो इसकी सर्वोच्च श्रेणी कही जाती है, सर्वोच्च चोटी कही जाती है। क्योंकि सर्वोच्च चोटी इसकी यहाँ पे मिलती है, लेकिन अगर आप इसको दो भागों में बांटेंगे, इसको उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री के रूप में बांटेंगे, तो आप देखेंगे कलसुबाई श्रेणी जो है यहाँ पे महाराष्ट्र में मिलती है। और दूसरी आपकी उत्तरी सह्याद्री में ही चोटी है, इसको बोलते हैं महाबलेश्वर। कौन सी चोटी है? महाबलेश्वर। और एक चीज महाबलेश्वर के नाम पे याद आ रहा है कि महाबलेश्वर से ही आपकी कृष्णा नदी, कौन सी नदी? कृष्णा नदी का उद्गम माना जाता है आपकी महाबलेश्वर से। उसी तरह आपको दक्षिणी सह्याद्री में भी दो ऊंची चोटियां आपको दिखाई देंगी। यहाँ पे एक चोटी है कर्नाटक वाले क्षेत्र में, इसको बोला जाता है कुद्रेमुख। ठीक है, तो ये इसकी कुछ चोटियां हैं। इसकी सर्वोच्च चोटी की बात हम आगे करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे, ये वाला जो क्षेत्र है नीलगिरी। नीलगिरी क्षेत्र पे एक चोटी पाई जाती है जो दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी होती है। दूसरी चोटी भी मिलती है। कौन सी? दूसरी चोटी। इसको बोला जाता है ब्रह्मगिरी चोटी या पुष्पगिरी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पुष्पगिरी से या ब्रह्मगिरी से आता है कि यहीं से आपके कावेरी नदी का, किसका? कावेरी नदी का उद्गम होता है। कावेरी नदी का उद्गम आपका ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी चोटी होता है। और यह कहाँ मिलती है? यह भी कर्नाटक में। कुद्रेमुख और ब्रह्मगिरी चोटी जो है कर्नाटक में है। अब आगे बढ़ते हैं नीलगिरी पहाड़ी की बात कर लेते हैं। तो नीलगिरी पहाड़ी जो है, नीलगिरी पहाड़ी की अगर विशेषता की बात करें तो यह नीलगिरी पहाड़ी जो है वह पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। यह मिलन बिंदु है और इसे एक ग्रंथ भी कहा जाता है। यह ग्रंथ क्या करती है? दो बिंदुओं को मिलाती है। यह पामीर की तरह, जैसे पामीर की घाट है वैसे ही
नीलगिरी की भी घाट है जो दो घाटों को मिलाती है। नीलगिरी जो नीलगिरी है इसकी ऊंचाई जो है 1500 मीटर औसत मानी जाती है। कितनी? 1500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई मानी जाती है अगर पार्टिकुलर रूप से देखा जाए। और एक चीज और, इन्हीं 1500 मीटर ऊंचे क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं। ठीक है, वन। और ये वन किस तरह के हैं? ये वन सदाबहार वन है, सदाबहार वन है, क्योंकि यहाँ वर्षा अधिक होती है इसलिए सदाबहार वन पाए जाते हैं। और इन वनों को बोला जाता है सोलाज वन, सोलाज वन इनको बोला जाता है। नीलगिरी पहाड़ी पे 1500 मीटर की ऊंचाई के आसपास सोलाज वन पाए जाते हैं। इसके अन्य तथ्यों की अगर बात करें तो देखेंगे कि नीलगिरी पहाड़ी जो है वह 3 राज्यों में फैली हुई है। कौन से राज्यों में? 3 राज्यों में फैली हुई। यह 3 राज्यों में नीलगिरी पहाड़ी फैली हुई। पहला आपका है कर्नाटक, दूसरा है तमिलनाडु और तीसरा है केरला। प्रश्न ये भी आता है कि किन किन राज्यों में नीलगिरी पहाड़ी है, तो कर्नाटक, तमिलनाडु, लेकिन सबसे अधिक भाग इसका जो है वह तमिलनाडु में। इसके बाद दूसरे नंबर पे इसका भाग केरला में और सबसे कम भाग इसका कर्नाटक में। और यही तमिलनाडु, इसी नीलगिरी पहाड़ी पे टोडा जनजाति पाई जाती है। इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, टोडा जनजाति। टोडा जनजाति जो है नीलगिरी पहाड़ी पर ही पाई जाती है। और यहीं पे आपका तमिलनाडु वाले क्षेत्र में उदक मंडलम एक हिल स्टेशन है जिसे शॉर्ट फॉर्म में ऊटी कहा जाता है। ऊटी हिल स्टेशन इसी नीलगिरी पहाड़ी पर पाया जाता है। और यहीं इसी क्षेत्र में एक चोटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? चोटी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। क्या? सबसे ऊंची, सॉरी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है दक्षिण भारत की। इसको बोलते हैं दोद्दा बेटा, दोद्दा बेटा। इस चोटी की ऊंचाई जो है 2637 मीटर है। कितनी है इस चोटी की ऊंचाई? 2634 मीटर। और केरला वाले क्षेत्र में, ये केरला वाला क्षेत्र है, यहीं पे एक सदाबहार वन पाए जाते हैं जो कि बहुत ही घने वन पाए जाते हैं। इनको बोला जाता है साइलेंट वैली। इस वन क्षेत्र को जो नीलगिरी में केरला वाले साइड में पाए जाते हैं इनको बोला जाता है साइलेंट वैली। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि पश्चिमी घाट समाप्त होने की स्थिति में है और नीलगिरी पहाड़ियों के बाद यहाँ कुछ छोटी पहाड़ियां मिलती हैं ऐसे। इसमें से ये वाली पहाड़ी जो है, अगर आप स्पष्ट रूप से यहाँ बड़े में देखें तो ये वाला हिस्सा देख लीजिए, उसके बाद देखिए ये हिस्सा यहाँ पे है और एक हिस्सा यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा जो है ये है आपकी अन्नामलाई पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? अन्नामलाई। और ये वाली जो पहाड़ी है ये वाली पहाड़ी जो है इसको बोला जाता है इलायची की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? इलायची या कार्डेमम की पहाड़ियां। और ये पहाड़ी आपकी पालनी हिल्स है। तो अन्नामलाई पे ही दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी, सबसे ऊंची चोटी जो है अनाई मुदी चोटी जो है अन्नामलाई पहाड़ी पे ही पाई जाती है। ठीक है, और केरला तमिलनाडु के बॉर्डर पे। कहाँ पे? केरला प्लस तमिलनाडु। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। अनाई मुदी जो ऊंचाई है 2695 मीटर। इसके अलावा इलायची की पहाड़ी है। इलायची की पहाड़ी पे भी एक चोटी पाई जाती है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इसको बोला जाता है अगस्त्य मलाई चोटी। कौन सी चोटी? अगस्त्य मलाई चोटी। इसी तरह पालनी हिल्स पे भी एक चोटी या कह सकते हैं कि तमिलनाडु का हिल स्टेशन है। हाँ,
और पालनी हिल्स केवल तमिलनाडु